नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर धनंजय कुमार आज़ाद, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी नंदलाल सिंह कॉलेज जैदपुर दाऊदपुर। आज ऑनलाइन क्लास के तहत मैं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि फर्स्ट पेपर का के यूनिट सेकेंड का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि प्रायः हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। प्लेट विवर्तनिक एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें भूभौतिकी के सिद्धांत के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। इस सिद्धांत के मान्यता ने भू संतुलन, पर्वत निर्माण, ज्वालामुखी और भूखंड के परंपरागत विचारों को अस्वीकृत कर दिया तथा एक ऐसे विचार की संकल्पना प्रस्तुत की है जो भूभौतिकी से संबंधित सभी जटिल निर्माण क्रिया को वैज्ञानिक रूप से स्पष्ट करता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसी एक व्यक्ति द्वारा न होकर कई भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसंधान का परिणाम है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसी एक व्यक्ति द्वारा न होकर कई भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसंधान का परिणाम है। इस दृष्टि से प्रथम कार्य हैरिस महोदय द्वारा किया गया, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य मॉर्गन द्वारा 1967 ईस्वी में किया गया। पुनः विल्सन, मैकेंजी तथा पार्कर ने अपने व्यक्तिगत कार्यों के द्वारा इस सिद्धांत की पुष्टि की। यह सिद्धांत 3 महत्वपूर्ण मान्यताओं पर आधारित है। प्रथम, यह सिद्धांत भूपटल को 2 भागों में बांटता है। पहला, प्लेट जो स्थिर है और संवहन तरंगों के प्रभाव से मुक्त क्षेत्र है। यहाँ पर भू संचलन की क्रिया नहीं के बराबर होती है। विवर्तनिक क्षेत्र दूसरा, जो कि विवर्तनिक क्षेत्र है, यह प्लेट के सीमा तथा सीमांत का क्षेत्र है। दूसरी मान्यता यह है कि सभी प्लेट दुर्बल मंडल पर स्थित है। दुर्बल मंडल की अवस्था चिपचिपी है और यह अधिक घनत्व के चट्टानों से बना है। परिणाम स्वरूप सभी प्लेट इसके ऊपर तैरते हैं अथवा प्रवाहित होते रहते हैं। तीसरी मान्यता यह है कि सभी प्लेट एक दूसरे के परिप्रेक्ष्य में प्रवाहित होते हैं। पुनः ये सभी पृथ्वी के अक्ष का अनुसरण करते हुए प्रवाहित होते हैं। अमेरिकी विज्ञान अकादमी के अनुसार संपूर्ण भूपटल में 7 बड़े तथा 6 छोटे प्लेट हैं। बड़े प्लेटों का नाम है क्रमशः प्रशांत प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, उत्तरी अमेरिका प्लेट, दक्षिणी अमेरिका प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट। जबकि छोटे प्लेट अरबियन प्लेट, फिलिपाइन प्लेट, कोकेन प्लेट, कैरेबियाई प्लेट, नास्का प्लेट और क्रोशिया प्लेट। इन प्लेटों की औसत गहराई 70 किलोमीटर है, लेकिन भू संचलन के कारण कुछ अधिक तथा कुछ कम मोटे हैं। प्लेटों की अधिकतम मोटाई 100 किलोमीटर तथा न्यूनतम मोटाई 5 किलोमीटर तक पाई जाती है। यह सभी प्लेट एक दूसरे से इस प्रकार सटे हुए हैं कि बिना भूगर्भिक अध्ययन के इनके सीमाओं का पता लगाना असंभव है। इन्हीं सीमाओं पर प्लेट अपनी गतिशीलता के कारण टकराते हैं। इनसे विभिन्न प्रकार के भू संचलन क्रियाएं होती है। अतः प्लेटों के प्रभाव और एक दूसरे के प्लेटों के टकराहट से उत्पन्न परिस्थितियों का अध्ययन आवश्यक है। प्लेटों की गति तथा विवर्तनिक क्रियाएं। अब हम जानेंगे प्लेटों की विवर्तनिक एवं गति के बारे में। प्लेटों की गति के अनेक कारण हैं। सर्वप्रथम कारण यह है कि ऊपर में हल्के चट्टानों से बने प्लेट नीचे प्लास्टिक अवस्था में स्थित दुर्बलता मंडल पर प्रवाहित होते रहते हैं। दूसरी मान्यता यह है कि महासागरीय सतह के प्रसार के कारण प्लेटों में खिसकाव आता है। तीसरी मान्यता यह है कि प्रत्यावर्ती प्लेट करीब 45 डिग्री का ढाल बनाता है और यह ढाल प्लेट के प्रवाह के लिए पर्याप्त है। लेकिन सर्वाधिक संतोषजनक व्याख्या आर्थर होम्स के संवहन तरंग सिद्धांत से होती है। होम्स के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भाग में रेडियो सक्रिय तत्वों के टूटने और सामान्य ताप में वृद्धि के कारण ताप संग्रह होता है और संग्रहित ताप ऊर्जा संवहन तरंगों को जन्म देती है। ये तरंगे इतने शक्तिशाली होते हैं कि ये प्लेट को खींचते हैं, उसे विखंडित कर देते हैं, मोड़ ला देते हैं और ऊंचे तथा गहरे भूपटलीय खंडों का निर्माण करते हैं।
अतः स्पष्ट है कि संवहन प्लेटों में गति लाती है और ये गतिशील प्लेट अपनी सीमाओं पर एक दूसरे से टकराते हैं या फिर एक दूसरे से अलग होते हैं या एक दूसरे से रगड़ खाते हैं। इन गतियों से प्लेटों का सीमांत प्रभावित होता है और इससे भू संचलन की क्रिया होती है। इसलिए इन गतियों को क्रमशः निर्माणकारी सीमांत, विनाशकारी सीमांत और संरक्षित सीमांत के नाम से जाना जाता है। निर्माणकारी सीमांत वहाँ है जहाँ संवहन तरंग के कारण प्लेटों का बिलगाव होता है। बिलगाव के कारण ज्वालामुखी क्रिया से भूपटल का निर्माण होता है, इसलिए इसको निर्माणकारी सीमांत कहा जाता है। सभी महासागरों के मध्य स्थित कटक निर्माणकारी सीमांत का प्रतीक है। विनाशकारी सीमांत वह है जहाँ पर दो प्लेट आपस में टकराते हैं। इससे सामान्यतः अधिक घनत्व वाले प्लेट नीचे चले जाते हैं और हल्के घनत्व वाले प्लेट ऊपर चले आते हैं। चूँकि नीचे जाने वाले प्लेट का अग्रभाग नीचे जाकर ताप के प्रभाव के कारण पिघल जाता है और उसका विनाश होता है, इसलिए इसे विनाशकारी प्लेट कहा गया है। लेकिन यह सीमांत स्थलाकृति के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जहाँ पर अधिक घनत्व वाले प्लेट नीचे धंसते हैं वहाँ पर गहरी खाई का निर्माण होता है और उसे ही महासागरीय गर्त कहा जाता है। समुद्र के सर्वाधिक गहरे भाग समुद्र के मध्य में न होकर तट के नज़दीक हैं। इसकी व्याख्या विनाशकारी सीमांत की व्याख्या से होती है। विनाशकारी सीमांत में प्लेट टकराती है जिससे निर्माण की प्रक्रिया होती है। महाद्वीपीय प्लेट से महाद्वीपीय प्लेट के टकराने का सुंदर उदाहरण अल्पाइन और हिमालय पर्वत है। महाद्वीपीय प्लेट से महासागरीय प्लेट के टकराने से भी पर्वत की निर्माण होती है, जिसका उदाहरण रॉकीज एवं एंडीज पर्वत है। महासागरीय प्लेट से महासागरीय प्लेट के टकराने से द्वीपचाप का निर्माण होता है। जापान द्वीपचाप इसके उत्कृष्ट उदाहरण है। पुनः महासागरीय प्लेट नीचे जाकर पिघल जाते हैं और ज्वालामुखी रूप में ऊपर आकर ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण करते हैं। ये प्लेट सीमांत न केवल समुद्री खाइयों को स्पष्ट करता है वरन तट के किनारे बने मुर्दार तट के पीछे ज्वालामुखी पर्वत को भी स्पष्ट करता है। अब तीसरा है संरक्षित सीमांत। यह स्थलाकृति की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। यह प्लेट सिर्फ आपस में रगड़ खाते हैं, जिससे ट्रांसकरेंट भ्रंश का निर्माण होता है। लेकिन रगड़ खाने के कारण यहाँ पर भूकंप की क्रिया सदैव होते रहती है। यह सिद्धांत भूगर्भिक क्रियाओं से संबंधित कई क्रियाओं का संतोषजनक समाधान प्रस्तुत करता है। यह सिद्धांत पर्वत निर्माण की उत्पत्ति का अत्यंत ही संतोषजनक ढंग से विवरण प्रस्तुत करता है। इससे न केवल मुर्दार पर्वत वरन ब्लॉक पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत के निर्माण की भी व्याख्या होती है। इस सिद्धांत के अनुसार तटीय मुर्दार पर्वतों का निर्माण तब होता है जब महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से टकराते हैं। महाद्वीपों के मध्य श्रृंखला का निर्माण तब होता है जब महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकराते हैं। महासागरों में पर्वत श्रृंखला का निर्माण महासागरीय प्लेटों के आपस में टकराने के कारण होता है। इस सिद्धांत के अनुसार तटीय पर्वतों का निर्माण तब होता है जब महासागरीय प्लेट एवं महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकराते हैं। इसकी दूसरी महत्वपूर्ण खोज यह है कि महासागरों की सतह पर सभी जगह एक ही आयु के चट्टानें नहीं पाए जाते हैं। इससे एक ओर जहां प्लेट की गति का पता चलता है, वहीं दूसरी ओर इन्हीं चट्टानों के आधार पर ध्रुवों के स्थान परिवर्तन की भी व्याख्या हो जाती है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के द्वारा तीसरा महत्वपूर्ण
तीसरा महत्वपूर्ण जो तथ्य उभर कर आता है वह है महासागरीय गर्त, तटीय पर्वत श्रृंखला और महाद्वीपीय ज्वालामुखी श्रृंखला एक दूसरे के समानांतर पाए जाते हैं। यह सिद्धांत ज्वालामुखी तथा भूकंप क्रिया को भी स्पष्ट करता है। यह सिद्धांत ज्वालामुखी का प्रमुख कारण अपसरण सीमांत, जिसे निर्माणकारी सीमांत भी कहा जाता है, को मानता है। यह सिद्धांत इस बात की पुष्टि करता है कि प्लेट सीमांत क्षेत्र ही ज्वालामुखी और भूकंप के ज्वालामुखी तथा भूकंप के क्रिया को निर्धारित करता है। यद्यपि यह सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण है और भूगोलवेत्ताओं एवं भूगर्भ शास्त्रियों के लिए यह सिद्धांत एक मील का पत्थर साबित हुआ, फिर भी इस सिद्धांत की कुछ विद्वानों ने आलोचना की है तथा यह सिद्धांत कुछ तथ्यों पर स्पष्ट रूप से खरा नहीं उतरता है। अगर इस सिद्धांत की आलोचनाओं के बारे में चर्चा की जाए तो सर्वप्रथम आलोचना इसकी गति को लेकर होती है। इस सिद्धांत में यह स्पष्ट नहीं होता है, या दूसरे रूप में कहें तो प्लेटों की गति के कारणों को यह सिद्धांत अधिक वैज्ञानिक ढंग से स्पष्ट नहीं कर पाता है। अब प्रश्न यह उठाया जाता है कि क्या आंतरिक के तरंग हिमालय जैसी विशाल पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण कर सकती है। दूसरी आलोचना इस सिद्धांत की होती है कि दो प्लेटों के मिलने वाली सीमा और बिलगाव वाली सीमा के बीच कोई समरूपता नहीं पाई जाती है। तीसरी आलोचना इस सिद्धांत की इस आधार पर किया जाता है कि सभी महासागरों में पर्यावर्तन क्षेत्र नहीं पाया जाता। पुनः कई प्लेट अपने अंदर ही एक से अधिक दिशा में गतिशीलता का परिचय देते हैं, जो कि इस सिद्धांत के प्रतिकूल है। पुनः इस सिद्धांत की आलोचना बीनिंग ऑफ जोन की उत्पत्ति और उसके परिणामों को भी सही ढंग से स्पष्ट नहीं कर पाता है। यह सिद्धांत कैलिडोनिया और हर्सिनिया भूसंचलन से उत्पन्न सभी पर्वतों का सही व्याख्या नहीं करता है। इस सिद्धांत की आलोचना प्लेटों की संख्या के बारे में भी की जाती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस सिद्धांत के द्वारा प्लेटों की सही संख्या के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त होती है। देखा जाए तो इन आलोचनाओं के बावजूद यह सिद्धांत बहुत सारी समस्याओं को दूर करने में काफ़ी कारगर साबित हुआ है। यद्यपि जितने भी सिद्धांत भूगोल के क्षेत्र में जितने भी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है उसमें कुछ ना कुछ आलोचनाएं होती रहती है, फिर भी यह सिद्धांत भूगोल के क्षेत्र में और भूगर्भ शास्त्रियों के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ है। इस सिद्धांत के द्वारा जहां ज्वालामुखी, पर्वत निर्माण एवं पृथ्वी के अंदर विभिन्न प्रकार के आंतरिक संचलन, सागर नितल प्रसरण, महाद्वीपीय विस्थापन जैसी सिद्धांतों के लिए जहां एक तरफ नई दिशा दी, वहीं भूगोलवेत्ताओं को कुछ नया करने के लिए प्रेरित किया। कुल मिला के कहें कि अगर इस प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की आलोचनाओं को अगर दरकिनार कर दिया जाए तो यह सिद्धांत एक क्रांतिकारी विचार प्रकट करता है जो भूविज्ञान के अध्ययन को निश्चित रूप से नई दिशा प्रदान करता है। धन्यवाद।